हेलो बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर क्या बताया गया था। श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने के लिए ये वाली इक्वेशन दी थी और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डुअल नेचर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे बताई थी। तो हम ये लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डुअल नेचर प्रिंसिपल एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट वाज एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ dual nature, on the basis of dual nature and uncertainty principle। तो किसके बेसिस पे बताया बेटा? डुअल नेचर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट एक्सप्लेन ये जो आपकी वेव इक्वेशन है ना इसकी बात कर रहे हैं। इट एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, ठीक है, या प्रोबेबल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। तो ये दो प्रिंसिपल इसको यूज में लेकर इन्होंने क्या किया था, कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन बताई थी और इसके लिए जो इक्वेशन दी थी उसको बोल देते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये इसकी इक्वेशन थी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई भी बोलते हैं इसको, साई भी बोल देते हैं, डेल वाई स्क्वायर। ये वेव फंक्शन होती है, ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक्स वाई जेड है, ये तो क्या होगा कोऑर्डिनेट, ये क्या होगा साई, ये होता है वेव फंक्शन, एम होता मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, ई इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी होगी और यहाँ पर वी होता है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर साई कॉमन ले लेते हैं तो देखो क्या होगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, साई कॉमन ले लिया, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी एच स्क्वायर साई इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको बेटा बोल दिया जाता है लाप्लासियन ऑपरेटर और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे ट्राइंगल टाइप से, इनवर्स ट्राइंगल से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल स्क्वायर साई बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसको बोल देते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर, ये होता है लाप्लासियन ऑपरेटर, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा इसको इस साइड में लेके जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, देखो 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी एच स्क्वायर माइनस लाप्लासियन ऑपरेटर स्क्वायर साई। अब ये वाली टर्म है, इसको मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देखो एच स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये इस साइड में आ जाएगा, तो क्या बचा आपके पास में, देखो ई माइनस वी साई इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस में लाप्लासियन ऑपरेटर साई अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है। आगे देखो इसको ये लिख देते हैं बेटा ई साई माइनस वी साई, फिर माइनस वी साई उसको उस साइड में ले आए, देखो ये लिख रहे हैं ई साई माइनस वी साई इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर साई अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम। साई भी है उसको इस साइड में लेके जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या बचेगा ई साई इक्वल टू साई अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, ये हुआ, प्लस वी साई, यहाँ पर भी साई कॉमन ले लो तो क्या बनेगा ई साई इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर
प्लस v 8 पाई स्क्वायर m और क्या होगा साई, और इसको दिया जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोल देते हैं ई साई, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच से, एच साई, और ये क्या होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ई साई इक्वल टू क्या मिल गया एच साई। बेटा यहां पे क्वेश्चन जो पूछा गया अभी तक मेडिकल में, ये पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन वेव, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये बताती है इलेक्ट्रॉन और उसकी प्रोबेबल पोजीशन को। ठीक है, नोट कर लो यहां पे कौन किसको रिप्रेजेंट करता है ये बता रहे, दिखाई तो दे रहा है ना पूरा, सही है। जैसे इसकी बात करें कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये होता है सेकंड डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू जेड, ये क्या होगा सेकंड डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई, सेकंड डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है सेकंड डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू जेड। ये क्या होगा पोजीशन इन जेड डायरेक्शन। जैसे लिखना चाहो तो यहां पर एक्स वाई जेड, जैसे मैं यहाँ पे कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई जेड, ये तो होगी कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। एच होता है प्लांक कांस्टेंट, ये हम जानते हैं, और यहाँ पर ई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होगी टोटल एनर्जी। V होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, M होता मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और साई क्या होता है यहाँ पे वेव फंक्शन, और वेव फंक्शन होता है यहाँ पर ये जो साई है ये वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन किसी भी वेव हो उसकी एम्पलीट्यूड को बताता है या उस प्लेस को बताता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, यानी एक तरह से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। मिटा दें, देखो देखो इस इक्वेशन के अंदर साई ये होता है आपका वेव फंक्शन, वेव फंक्शन होता है, और ये वेव फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो यहां पर साई क्या है वेव फंक्शन, इट रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव, इट रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव। एक वेव उसके एम्पलीट्यूड को बताता है, एम्पलीट्यूड होता है ना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, इट मींस इट शो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। यानी एक टाइप से ऑर्बिटल को बता रहा है, हालांकि एम्पलीट्यूड है, ऑर्बिटल को रियल में साई स्क्वायर बताता है, और इसी के अंदर हम लेते हैं साई स्क्वायर। ये साई स्क्वायर होता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विच इज नॉन एज ऑर्बिटल। ये किसको बताएगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, इट मींस इट शो ऑर्बिटल। तो यहां पर साई स्क्वायर है वो आपको किसको रिप्रेजेंट कर देगा ऑर्बिटल है, इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑर्बिटल क्या होता है एक प्लेस जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, वो तो क्या हो गया ऑर्बिटल। ठीक है, इसके अलावा नोड क्या होती है हम पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पे और भी डिटेल में पढ़ेंगे।
तो अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा ऑर्बिटल। हेडिंग लिखेंगे ऑर्बिटल, मिटा दें इसको। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ऑर्बिटल। हेडिंग है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होगा? ए प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के अराउंड वो प्लेस जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसका नाम हम देते हैं ऑर्बिटल। ए प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस, ए प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding electron is maximum known as orbital. A place around the nucleus where probability of finding electron is maximum is known as orbital. न्यूक्लियस के अराउंड वो प्लेस जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उसको हम क्या बोल देंगे? ऑर्बिटल। देखो ऑर्बिटल के बारे में हम पढ़ के भी आते हैं। एक होता है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं एस ऑर्बिटल, ये सब बेटा पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट है वो भी बताएंगे यहाँ पे। एस ऑर्बिटल, देखो एस ऑर्बिटल क्या होता है? एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल, और स्फेरिकल होते हैं वो नॉन डायरेक्शन। स्फेरिकल क्यों है? क्योंकि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। ठीक है, ये क्या होगा? स्फेरिकल एंड नॉन डायरेक्शन। ये स्फेरिकल होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलावा जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको इक्वल मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ये तो आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसके अराउंड यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। देखो मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना, यहां पे नोडल सरफेस वगैरह आपको बताएंगे। देखो ये आपका 1s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल, बीच वाला तो न्यूक्लियस हो गया, ये 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। उसके बाद में 2s ऑर्बिटल होगा, तो यहां पे एक बीच में एक सरफेस मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, और जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता उसको नोड बोल देते हैं। सरफेस पे नहीं मिले तो नोडल सरफेस बोल दोगे। ठीक है, या एक रेडियस टाइप में नहीं मिला तो उसको रेडियल नोड भी बोल देते हैं, या इसको स्फेरिकल नोड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बीच का एक स्पेस रहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, उसके बाद में फिर से स्पेस आएगा, ऐसे स्फेरिकल आएगा, उसको क्या बोल देंगे? एस ऑर्बिटल। देखो इसको समझना बेटा अच्छे से कि पहले तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाद में 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल है, और उसके बाद में कौन सा आएगा? 2s ऑर्बिटल। लेकिन 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल के बीच में एक सरफेस ऐसे मिलेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, वो आपको क्या मिलेगा? नोड बोल देते हैं उसको, नोडल सरफेस। ये हो गया आपका 2s ऑर्बिटल। और 1s और 2s है, इसके बीच में एक सरफेस मिल रही है, ये क्या होगा? नोडल सरफेस। ये होती है नोडल सरफेस, इसी को बोल देते हैं रेडियल नोड, रेडियल नोड। ठीक है, इसी को बोल देंगे स्फेरिकल नोड। और इसके नंबर की अगर आप बात करना चाहो कि रेडियल नोड या फिर स्फेरिकल नोड है, उसके कितने नंबर होते हैं, तो नंबर पहले तो इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। नोडल सरफेस क्या होगा? रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड क्या होगा? A surface between two continuous s orbital where probability of finding electron is 0 is known as nodal surface। लिख देते हैं, a surface between two continuous
एस ऑर्बिटल वेयर probability of finding electron is 0 is known as नोडल सरफेस, या फिर रेडियल नोड, या फिर क्या बोलते हैं स्फेरिकल नोड। नंबर की बात करें कि नोडल सरफेस है ये कितने होते हैं, रेडियल नोड कितने होते हैं, तो बेटा ये होता है n माइनस l माइनस 1 नंबर ऑफ नोडल सरफेस उसके नंबर की बात कर रहे हैं, तो बेटा नंबर क्या होता है n माइनस l माइनस 1, ये होता है नंबर ऑफ नोडल सरफेस, जहां पे n ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, n होता है सेल नंबर, इसी के बाद में हम पढ़ने वाले क्वांटम नंबर, तो उसके अंदर एक क्वांटम नंबर होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो 4 क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो n किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल नंबर या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो किसके बराबर होती है, सेल नंबर के बराबर होती है। l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकेंड होती है एल होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और बेटा ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू की बात करें तो देखो कितनी कितनी वैल्यू होती है, इसका नोट कर लो, इधर लिख देता हूं वैल्यू ऑफ, इधर लिख रहा हूं, इसके बाद में वैल्यू ऑफ एल, एस के लिए वैल्यू ऑफ एल, एस के लिए वैल्यू होती है 0, पी के लिए वैल्यू होती है 1, डी के लिए होती है 2 और एफ के लिए होती है 3, जी एच और आएंगे अगर मान लो आप हाइपोथेटिकल, तो उसके लिए ऐसे बढ़ती जाएगी 0 1 2 3 4 ऐसे। तो एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए 3 होती है। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको कैलकुलेट करना हो, जैसे 1s है, 1s में नोडल सरफेस कितना होगा, फाइंड द नोडल सरफेस इन फॉलोइंग, कैसे लिखना, फाइंड द नोडल सरफेस इन फॉलोइंग। कुछ आपको बता रही जिसमें आपको नोडल सरफेस है उसको कैलकुलेट करना है, तो आपको एग्जांपल लिखना है, सबसे पहले 1s बताओ उसमें कितना होगा, फिर 2s 3s, इसमें कितने नोडल सरफेस है, हटा दे इसको, देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में लिखे नहीं, आप भी लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द नोडल सरफेस इन फॉलोइंग्स, देखिए 1s 2s 3s 4s ऐसे लिख दिया, इसके अलावा 2p 3d 5f ऐसे लिखा। इसमें कैलकुलेट करना है, किसको कैलकुलेट करना है, नोडल सरफेस। नोडल सरफेस क्या होता है, n माइनस l माइनस 1, n क्या होता है सेल नंबर, जैसे 1 2 3 4 ऐसे, l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और l की वैल्यू ऑफ l, और इधर बता रहे ऑर्बिटल, s के लिए कितनी होती है 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, ये होती है। तो बेटा 1s देखो तो यहां पर क्या होगा, 1 माइनस l की वैल्यू 0 माइनस 1 0, यानी न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के जस्ट बाद 1s होता है, उसके बाद में तो सरफेस स्टार्ट होगा खाली। यहाँ पे देखो ये कितना होगा, 2 माइनस 0 माइनस 1, कितना नोडल प्लेन होगा, एक अभी कैलकुलेट किया 1s और 2s के बीच में। ऐसे देखो ये क्या होगा, 3 माइनस 0 माइनस 1 कितना होगा 2, 4 माइनस 0 माइनस 1 कितना होगा 3, ये हो गया आपके नोडल सरफेस। 2p 3d 5f इनको देखेंगे n माइनस l माइनस 1 के बेसिस पे, n की वैल्यू 2, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 3d तो यहाँ पे क्या हुआ 3 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पे भी कितना होगा 0,
यहाँ पे देखो 5 एफ के लिए ये कितनी होती है 3 - 1 कितना हो गया 1। ठीक है, तो आपको जहां पर भी नोडल सरफेस या रेडियल नोड कैलकुलेट करने हो तो रेडियल नोड या फिर स्फेरिकल नोड क्या होगा n - l - 1। ठीक है, नोट कर लो इसमें। अगर एस सबसेल की बात करें तो एफ सबसेल में एक ही एस ऑर्बिटल होता है, लिख भी लेना एस सबसेल कंटेन 1 एस ऑर्बिटल। एस सबसेल कंटेन 1 एस ऑर्बिटल। एस सबसेल कंटेन 1 एस ऑर्बिटल। ठीक है, मिटा दे। देखो उसके बाद में आते हैं हम पी ऑर्बिटल में। पी ऑर्बिटल सेकेंड है पी ऑर्बिटल। और हम बेटा ये जानते हैं पी सबसेल कंटेन 3 पी ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। और कैसा होता है डंबल सेट। पी सबसेल कंटेन पी सबसेल कंटेन 3 पी ऑर्बिटल्स। पी सबसेल में कितने पी ऑर्बिटल होते हैं 3। कौन कौन से पी एक्स पी वाई एंड पी जेड 3 होंगे, इनको पढ़ेंगे पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, अब देखो पी की अगर सेप की बात करें तो ये होता है डंबल सेप। डंबल सेप, डंबल सेप्ड है। ऐसा होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं लॉब में। 2 लॉब होते हैं इसके अंदर। एक डंबल में कितने लॉब होंगे 2 लॉब। और यहां पे एक प्लेन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इसके अलॉन्ग इसको बोल देते हैं नोडल प्लेन। ठीक है, और ये डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शन होगी एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन या फिर जेड डायरेक्शन। डायरेक्शनल। और यहां पे क्या होगा नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होगा ए प्लेन अलोंग विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। प्लेन के अलोंग तो उसको क्या बोल देंगे नोडल प्लेन। क्या लिखा ए प्लेन along which probability of finding electron is 0 known as nodal plane। ए प्लेन जिसके अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको क्या बोल देंगे नोडल प्लेन। ठीक है, इसी को बेटा डायरेक्शनल नोड भी बोल देते हैं, एंगुलर नोड भी बोल देते हैं। और नंबर ऑफ नोडल प्लेन, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इक्वल टू होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। तो नोडल प्लेन फॉर पी, नोडल प्लेन फॉर पी ऑर्बिटल कितना होगा 1। एल की वैल्यू एस के लिए तो 0 होती है, इसका मतलब एस है उसके अंदर तो नोडल प्लेन नहीं होता है क्योंकि वहां पे तो कोई स्पेस खाली नहीं रहता है, जबकि पी में नोडल प्लेन 1 होता है। अब कौन कौन से नोडल प्लेन होते हैं इनको भी हमें देखना। ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई और पी जेड कैसे कैलकुलेट करते हैं इन सबको देखना है। और नोडल प्लेन है बेटा इसी का दूसरा नाम मैं लिख देता हूं, आप भी लिख लेना, इसको बोल देते हैं एंगुलर नोड या फिर ये डायरेक्शनल नोड होता है। इसकी डायरेक्शन होगी प्लेन की कि एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन या फिर जेड डायरेक्शन। नोट कर लीजिए। फिर इन ऑर्बिटल को बनाते हैं पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। मिटा दे, देखिए आगे पी में 3 ऑर्बिटल है पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। इफ डंबल शेप रीजन इज प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस then it is known as px orbital। if double shape region present on y axis then py और double shape region z पे होता क्या होगा pz। देखिए ये बता दिया मैंने
इधर मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूं, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये मैंने मान ली वाई एक्सिस, ये प्लेन के अंदर, और जेड ऐसे परपेंडिकुलर है, मैंने ऐसे मान लिया परपेंडिकुलर, ये जेड एक्सिस। तो डंबल शेप रीजन वो आपको कहां पे मिल रहा है? डंबल शेप रीजन अब एक्स एक्सिस पे मिल रहा है, इसलिए इसको हम नाम देंगे पी एक्स ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल। और यहां पर एक्स और वाई, अगर आपको नोडल पेन देखना हो तो एक नोडल पेन होता है, वो नोडल पेन कौन सा होगा, कौन सी एक्सिस से होगा? तो बेटा एक्स पे तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक्स और वाई को मिलाओगे तब भी इलेक्ट्रॉन आएगा, वाई और जेड को जेड और एक्स को मिलाओगे तब भी इलेक्ट्रॉन आएगा। रिमेनिंग एक्सिस से नोडल पेन मिलेगा। यहां से अगर मैं एक प्लेन पास कर दूं तो क्या इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्या इसमें? नहीं, तो ये आपका क्या हो गया? नोडल प्लेन। जबकि अगर आप एक्स और वाई को मिलाते तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो ये नोडल पेन नहीं होगा। तो नोडल पेन playing along which probability of finding electron is 0 is known as nodal plane। तो यहाँ पे वन नोडल पेन है, और वो नोडल पेन किससे मिल रहा है? y और z एक्सिस। ठीक है, आगे देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहां पर है? y पे, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? पी वाई ऑर्बिटल। ये होगा आपका पी वाई ऑर्बिटल। कौन सी एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा? नोडल प्लेन 1 होता है पी के अंदर। अब वो किसका होगा? रिमेनिंग एक्सिस का। y पे तो इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से प्लेन पास कर दो, किससे? y और z, तो इससे मिल जाएगा एक नोडल प्लेन। कौन से एक्सिस से मिलेगा? y z एक्सिस। ठीक है, ऐसे देखिएगा, ये वाला x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और ये परपेंडिकुलर वाला z एक्सिस, और इलेक्ट्रॉन वो इसी z के ऊपर मिल रहा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? pz ऑर्बिटल। और प्लेन जिसके अलोंग इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे वो कौन सा होगा? एक्स वाई, ये, क्योंकि जेड पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसका नोडल प्लेन, इसका भी एक नोडल प्लेन होगा, वो कौन सा होगा? एक्स वाई। यानी पी में एक्स पे इलेक्ट्रॉन है तो रिमेनिंग एक्सिस वाई जेड पे नोडल प्लेन रहेगा, वाई पे इलेक्ट्रॉन है तो जेड एक्स पे नोडल प्लेन रहेगा, जेड पे इलेक्ट्रॉन है तो एक्स वाई पे नोडल प्लेन रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद में हम आते हैं डी ऑर्बिटल में। डी के बारे में भी आप पढ़ चुके हो, डी सबसेल है। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, डबल डबल शेप होते हैं। बेटा एक्सेप्ट एस, ऑल ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल। देखिए, डी ऑर्बिटल, हम बात कर रहे हैं डी ऑर्बिटल्स की। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल होता है वो डबल डबल शेप होता है, डायरेक्शनल। एस के अलावा बेटा सारे डायरेक्शनल है, और डबल डबल शेप, डबल डबल शेप होगा ऐसे, 2 डबल हो गए। कितने लॉब हो गए? 4 लॉब्स। ठीक है, डबल डबल सेट, लॉब आ गया आपके पास में 4। नंबर ऑफ नोडल पेन, नोडल पेन किसके बराबर होता है? एल, और डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 2। बाकी कुछ यहां पे डिफरेंस भी आएगा, उसके बारे में बताएंगे। अब हम आपको ये बता रहे कि डी सबसेल होता है, उसके अंदर 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड बिटवीन द एक्सिस एंड 2 ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड ऑन द एक्सिस। तो यहां पे ये बता रहे डी सबसेल, डी सबसेल contain 5 d orbitals in which 3 orbitals
आर अरेंज्ड between the axis and two orbitals are arranged on the axis and two d orbitals are arranged on the axis। बेटा डी सबसेल में 5 डी ऑर्बिटल होते हैं जहां पर 3 डी ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड बिटवीन द एक्सिस एंड 2 डी ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड ऑन द एक्सिस। अब इसके भी नाम दिए जाते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। जैसे मैं सबसे पहले बता देता हूं 3 ऑर्बिटल्स जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं वो होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। चलो लिख देता हूं, उसके बाद में बना के भी बता देंगे। बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल और ऑन द एक्सिस ये होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये ऑर्बिटल होते हैं। एंड दीज ऑर्बिटल्स आर आल्सो नोन एज T2G ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स को और क्या नाम दे सकते हो आप? T2G ऑर्बिटल। नॉर्मल प्लेन वगैरह भी कैलकुलेट करना सिखाएंगे अभी। ये होगा आपका T2G ऑर्बिटल। और 2 ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड ऑन द एक्सिस, और ये ऑर्बिटल होते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और इन ऑर्बिटल्स को नाम दे देते हैं हम इजी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो बेटा डी सबसेल उसमें 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। दीज आर अरेंज्ड बिटवीन द एक्सिस नॉन एज T2G ऑर्बिटल्स एंड 2 डी ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर अरेंज्ड ऑन द एक्सिस आर नॉन एज इजी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखो इनको बना के बताते हैं कैसे बनाएंगे। देखो डी की बात कर रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स जैसे डी एक्स वाई की बात करें तो कहां किसके बीच में प्रेजेंट होगा? एक्स और वाई के बीच में अरेंज रहता है। देखो ये एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके वाई एक्सिस, और डबल डबल सेप रीजन प्रेजेंट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये एक्स और वाई के बीच में प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलोगे? डी एक्स वाई ऑर्बिटल। और डी में देखते हैं 2 नोडल प्लेन होते हैं। नोडल प्लेन होता है यहां पे 2 एक्सिस वाला नोडल प्लेन। देखो एक्स और वाई को मिलाओगे तब तो इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, यहां पे तो प्रेजेंट ही है। जेड से परपेंडिकुलर इसके, जेड और एक्स को मिलाया तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, वाई और जेड को मिलाया तब इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक्स और वाई के बीच में रह गए। तो एक्स और वाई को मिलाओगे तब तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लेकिन एक्स और जेड को पे नहीं आएंगे, जेड और वाई पे नहीं आएंगे। तो रिमेनिंग एक्सिस का इन दोनों के साथ में नोडल प्लेन होगा। कौन कौन सा होगा? एक्स जेड एंड वाई जेड। ऐसे देखो ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये जेड एक्सिस मान ली, और डबल डबल रीजन वाई और जेड के बीच में प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या नाम देंगे? डी वाई जेड ऑर्बिटल। नोडल प्लेन यहां पे भी 2 नोडल प्लेन होते हैं। कौन कौन से होंगे? रिमेनिंग एक्सिस अब कौन सी है? एक्स। एक्स ऐसे परपेंडिकुलर रहेगी, पेपर पे जो भी बना रखे वो तो प्लेन में मानना है। रिमेनिंग एक्सिस है उसको आप परपेंडिकुलर मान लो, और उसका इन दोनों के साथ में नोडल प्लेन एक्स वाई और जेड एक्स, एक्स वाई और जेड एक्स। ठीक है, ऐसे देखो ये होती है आपकी एक्स एक्सिस और ये वाली होगी जेड एक्सिस। ये डबल डबल सेप रीजन किसके बीच में? जेड और एक्स के बीच में। तो इसको क्या बोलोगे? डी जेड एक्स ऑर्बिटल। नोडल प्लेन 1 है, सॉरी नोडल प्लेन यहां पे भी 2 होगा। जेड एक्स को मिलाओगे तब तो वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगी। रिमेनिंग एक्सिस किसको मानोगे? वाई को। वाई का किसके साथ में? एक्स के साथ में। वाई का जेड के साथ में। तो कौन कौन सा होगा? एक्स वाई और वाई जेड, ये नोडल प्लेन होगी। ठीक है,
तो बिटवीन द एक्सिस में जो भी डबल डबल रीजन होता है, जैसे एक्स और वाई के बिटवीन है तो डी एक्स वाई, रिमेनिंग एक्सिस जेड का, इन दोनों के साथ में नोडल प्लेन। ऐसे देखो वाई जेड, तो वाई और जेड के बीच में डबल डबल रीजन है, तो वाई जेड तो ऑर्बिटल होगा, रिमेनिंग एक्सिस कौन सी बच गई, एक्स, उसको परपेंडिकुलर मानो, इनके साथ में नोडल प्लेन बनाओ। नोट कीजिए, ये था बिटवीन द एक्सिस वाले, और इसका नाम होता है T2G ऑर्बिटल। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अब देखो, ये थे अलोंग बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल। अब देखो ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस है, उस पर 2 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। देखिएगा, जैसे बेटा मैंने यहां पे लिया ये वाली एक्स एक्सिस है, इसको मैंने माना एक्स एक्सिस, और ये होती है इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, सॉरी एक ही प्लेन में है वाई एक्सिस, ये प्लेनर एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस, जेड इसके परपेंडिकुलर है। तो अब यहां पे हमने देखा इलेक्ट्रॉन कहां पे मिल रहा है, डबल डबल से रीजन है, और वो एक्स और वाई पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इसको हम नाम दे देते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। ये तो हो गया आपका ऑर्बिटल। अब देखो यहां पे नोडल प्लेन की बात करूं तो एक्सिस के नोडल प्लेन तो नहीं मिलेंगे, नोडल प्लेन एट एक्सिस, एक्स और वाई पे इलेक्ट्रॉन है, जेड और एक्स को मिलाए तब भी इलेक्ट्रॉन आएगा, जेड और वाई को मिलाए तब भी इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 नोडल प्लेन बता सकते हो, लेकिन वो एक्सिस के नोडल प्लेन नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, वो कहां पे प्रेजेंट होगी, बिटवीन द एक्सिस एट 45 डिग्री, एट नोडल प्लेन एट एक्सिस, एक्सिस पे नोडल प्लेन कितना होगा 0। तो यहाँ पे 2 नोडल प्लेन, यहाँ पे भी 2 नोडल प्लेन बता सकते हो आप, 2 नोडल प्लेन बिटवीन एक्सिस एट 45 डिग्री, इन एक्सिस के बीच में 45 डिग्री एंगल पे 2 आपको नोडल प्लेन मिल जाएंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। ऐसे देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये मान लेता हूं मैं जेड एक्सिस है, ये हो गया जेड एक्सिस। यहां पे ऐसे इलेक्ट्रॉन की रिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग है, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर अब क्या मान लोगे, वाई एक्सिस। तो यहां पे बात करोगे तो एक स्फेरिकल रिंग बन गई यहां पे, तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, रिंग तो स्फेरिकल है, जो एक्स को भी कवर करती है, वाई को भी कवर करती है, जेड को भी कवर करती है, तो यहां पर सभी जगह इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो कोई भी ऐसा प्लेन नहीं मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। यहां पर हालांकि 2 कॉनिकल नोडल प्लेन मिलते हैं, ऐसे ऊपर से इसको देखने पे ऐसे कॉनिकल नोडल रीजन दिखाई देते हैं ऐसे, लेकिन कोई प्लेन नहीं होगा, तो यहां पर नोडल प्लेन आप कितना बताओगे, 0। 2 कॉनिकल नोडल रीजन जरूर बता सकते हो पूछा जाए तो, लेकिन नोडल प्लेन आपको कितना बताना है, 0। ठीक है, ये सब बेटा मैंने केमिकल बॉन्डिंग में जब ऑर्बिटल बताए वहां पर और डिटेल में बताया, विद साइन भी बताया वहां पे, ठीक है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। नोट कर लिया इसको। अब देखिए आगे, अब बात करते हैं एफ ऑर्बिटल। नेक्स्ट है एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल बेटा, एफ सबसेल की बात करें तो एफ सबसेल कंटेन 7 एफ ऑर्बिटल। एक एफ सबसेल की बात करें तो एफ सबसेल में कितने एफ ऑर्बिटल होते हैं, 7। और बेटा ये वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं, डायरेक्शनल तो होंगे लेकिन ये कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स। और इसके अंदर लॉब की बात करें तो 8 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये भी डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन इसकी शेप कॉम्प्लेक्स होने के कारण शेप अपने सिलेबस में नहीं दे रखी है, ठीक है, क्योंकि पेपर में उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ये थे बेटा आपके ऑर्बिटल, जिसके अंदर बेटा 2 वर्ड इंपॉर्टेंट थे, एक तो नोट और दूसरा स्फेरिकल नोट और एंगुलर नोट। देखो नोट की बात करें तो नोट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो होता है नोडल सरफेस
और एक होता नोडल प्लेन। नोड है, इसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां पर पहला तो रेडियल नोड, रेडियल नोड, इसी का नाम होता है नॉन डायरेक्शनल नोड, नॉन डायरेक्शनल नोड, या इसी को बोल देते हैं स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड, ठीक है, या फिर नोडल सरफेस, और इसके नंबर कैलकुलेट करने हो तो इनके नंबर होते हैं रेडियल नोड, या इन सब के जो नंबर होंगे वो किसके बराबर होंगे, n माइनस एल माइनस वन, जहां पे n तो प्रिंसिपल काउंटर नंबर है, या इसी को हम सेल नंबर बोल सकते हैं। l क्या होती है आपकी, एजीमुथल काउंटर नंबर, ठीक है। इसके लिए वैल्यू भी हम जानते हैं, l के लिए वैल्यू ऑर्बिटल और वैल्यू ऑफ l, एस पी डी एफ जी एच मान लो ऐसे दे रखे हैं, तो वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। वैसे रेडियल नोड होता वैसे बता देते हैं एंगुलर नोड, एंगुलर नोड या डायरेक्शनल नोड, एंगुलर नोड, डायरेक्शन नोड ये बोल देंगे इसको, या फिर नोडल पेन। इसके नंबर किसके इक्वल होते हैं, एल। तो बेटा नोड की अगर बात की जाए तो नोड होता है नंबर ऑफ नोड, यहां तक मैं लिख देता हूं इसको, ये बता चुके, एक बार हटा देता हूं इसको। तो नंबर ऑफ नोड होगा, नोड के अंदर तो क्या होगा, रेडियल नोड और एंगुलर नोड दोनों का सम होता है, तो नंबर ऑफ नोड ये होगा n माइनस वन। ये n माइनस वन क्यों हुआ, नंबर ऑफ टोटल नोड n माइनस वन, n माइनस वन इसके लिए n माइनस एल माइनस वन, ये होगा, इन दोनों का सम होगा, तो सम होगा तो n माइनस एल माइनस वन प्लस एल, तो प्लस में एल होगा माइनस में एल होगा, कैंसिल आउट, तो क्या होगा n माइनस वन। तो नोड की डेफिनेशन पूछे तो इसके लिए बताया जाता है ए रीजन या ए एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जिसके अंदर आप एंगुलर नोड और रेडियल नोड दोनों को कंसीडर करते हो। तो डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये लिखेंगे एरिया या एरिया अराउंड द न्यूक्लियस, एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो बेटा एक एरिया बताते हैं नोड के लिए कि अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज नॉन एज नोड, और इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है रेडियल नोड और दूसरा एंगुलर नोड, इन दोनों का सम होता है। रेडियल नोड होता है n माइनस एल माइनस वन और ये क्या होगा l। चलो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेट द कैलकुलेट द रेडियल नोड comma angular node and node for 4p orbital। आपको 4p ऑर्बिटल दे रखा है, इसके लिए सब कैलकुलेट करो, सिंपल सा, बहुत सिंपल है, कीजिए ट्राई। कर लिया? तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियल नोड की। रेडियल नोड क्या होता है, n माइनस एल माइनस वन। तो बेटा यहां पे n की वैल्यू आप देखोगे तो n की वैल्यू आपने देखा कितनी होगी, 4। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1। n माइनस एल माइनस वन एजीमुथल क्वांटम नंबर, कितना बच गया, 2। तो रेडियल नोड कितना हो गया, 2। ऐसे आप यहां पे देखेंगे एंगुलर नोड, एंगुलर नोड किसके इक्वल होता है, एल, कितना हो गया, 1। नोड की बात करें किसके बराबर होता है, n माइनस वन, 4 माइनस वन कितना हो गया, 3। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और कैलकुलेट करो, 6d है, 6d ऑर्बिटल है,
6d ऑर्बिटल के लिए रेडियन नोट, एंगुलर नोट, रेडियन नोट कैलकुलेट करना है, एंगुलर नोट कैलकुलेट करना है और टोटल नोड है इसको कैलकुलेट करना है। तो टोटल नोड की बात करें तो ये तो क्या होता है, दोनों का सम होता है n-1, तो क्या होगा 6 - 1 कितना बच गया 5, ये हुआ 5। ये क्या होगा n-l-1 तो कितना होगा 6 माइनस l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 -1 तो कितना होगा 3। और ये किसके इक्वल होता है, l के इक्वल कितना होगा 2। इन दोनों का सम ही तो ये होगा 3 + 2 कितना हो गया 5। तो ये तो बेटा आपका एंगुलर नोट, रेडियन नोट, ये सब। बेटा कई बुक्स में ग्राफ भी बना के इसके दे रखे, लेकिन नीट सिलेबस में नहीं है तो फालतू में कंफ्यूज होगा, इसके लिए ग्राफ वगैरह हम नहीं पढ़ रहे। आईटी में एडवांस में जरूर पूछ लिए जाते हैं, अभी तक वहां पे भी नहीं पूछे गए, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो बेटा ये था आपका नोट, ऑर्बिटल क्लियर होगा, नोट क्लियर होगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये क्लियर होगी। तो बेटा जो भी बताया उसको एक बार फिर से पढ़ते रहिएगा और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बात और बता देते हैं बेटा, ये वाला जो ऑर्बिटल का लेक्चर है हमें केमिकल बॉन्डिंग में जो बताया उसको भी एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर वेव फंक्शन है, उसके साइन को भी इन्वॉल्व करके बताया गया है ओवरलैपिंग के लिए, ठीक है। तो वहां से भी एक बार जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। तो बेटा जो भी पढ़ा है आपको उसके अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।